कोई राजनीति की जरा बात कर लें। मध्य प्रदेश के में आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से अपनी सक्रियता को बढ़ाया है वो कांग्रेस को रास नहीं आ रही। आपको बता दें, इंडिया अलायंस में जो ये पार्टी, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में साथ साथ हैं। राज्य के चुनाव होने से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस में शामिल आपने मध्य प्रदेश में कांग्रेस से बात किए बिना ही अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस कार्य समिति की हैदराबाद में हुई पहली बैठक में कई कांग्रेस नेताओं ने इस पर तीखा ऐतराज जरूर जताया। कांग्रेस कार्य समिति की इस बैठक में राष्ट्रीय जो राजनीति है उसमें कांग्रेस की बदलती हुई रणनीति साफ दिखाई दी। नए सिरे से गठन के बाद कांग्रेस कार्य समिति की पहली बैठक हैदराबाद में हुई। सीडब्ल्यूसी की बैठक में बदली रणनीति और बदले तेवर साफ दिखे। ये तय दिखा कि कांग्रेस ओबीसी की सियासत में पीछे नहीं रहेगी। इसी लिहाज से आरक्षण की सीमा 50% बढ़ाने की मांग की गई। ये भी कहा गया कि 2021 की जनगणना तुरंत शुरू हो, उसमें जातिगत जनगणना को शामिल किया जाए। राहुल जी ने कोलार में ही कह दिया था कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी। नीति जो सरकार बनाती है वो आरक्षण की हो या कोई और नीति हो, जब संख्या ही नहीं मालूम होगी किस वर्ग की क्या संख्या है तो आप नीति कैसे बनाएंगे। कांग्रेस कार्य समिति ने मनमोहन सरकार के दौर में राज्यसभा में पास हुए महिला आरक्षण बिल को संसद के विशेष सत्र में पास करने की मांग की। बैठक के दौरान कांग्रेस के कई नेताओं ने आम आदमी पार्टी की बढ़ती सक्रियता पर चिंता और नाराजगी जताई। कहा कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां आप पहले ही रैलियों में जुट गई है। कांग्रेस आलाकमान इस पर सावधानी से आगे बढ़ने की पक्षधर है ताकि विपक्षी गठबंधन की एकता पर असर न पड़े। जो सोनिया जी कहती हैं वो कर डालती हैं। They've already announced seats. Okay. Samajwadi and Aam Aadmi had already announced seats. So there's no question of seat sharing. So now once they've announced, I do not know. आपके मुद्दे पर कांग्रेस की नाराजगी से इंडिया गठबंधन की भोपाल रैली पर संकट दिख रहा है। कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व मध्य प्रदेश चुनाव में आपको एक सीट भी देने के पक्ष में नहीं है, जबकि आप वहां पहले ही खम ठोक कर मैदान में उतर चुकी है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राज्यों से आए कांग्रेस नेताओं ने अपने अपने राज्यों के बारे में चिंताओं से कांग्रेस आलाकमान को अवगत कराया। कुछ राज्यों के नेताओं ने कहा कि आम आदमी की बढ़ती गतिविधियां कांग्रेस पार्टी के लिए चिंताजनक है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों को और इंडिया गठबंधन को एकजुट रखना उनकी पहली प्राथमिकता है। इसलिए फिलहाल के मतभेदों को भुला दिया जाना चाहिए। हैदराबाद से कानन पात्रा के साथ मनोजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो एक तरफ जो इंडिया अलायंस है, गठबंधन है, वो आगे बढ़ रहा है, रणनीति की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर जल्दी ही सहमति बन जाएगी। वहीं बिना बताए एक दूसरे के राज्य में जहां पर जो मजबूत है वहां पर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होना क्या संकेत देता है? क्या लोगों को, जो वोटर्स हैं, उन्हें कंफ्यूज ये नहीं करेगा? इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ संजय सिंह जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रेम कुमार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी, तो क्या ये मान लिया जाए, क्योंकि कुछ जो घटक दल हैं उनसे भी अगर उनके लोगों से बातचीत की जाए तो वो कह रहे हैं कि देखिए, लोकसभा के लिए हम लोग बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन राज्यसभा जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर इंडिया अलायंस के बीच में कोई ऐसी चर्चा हो नहीं रही है, ऐसा कोई गठबंधन है नहीं, तो सब अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पर क्या चुनाव के इतना नजदीक ये कंफ्यूजिंग सिग्नल्स नहीं देगा वोटर्स को? देखिए अंकित, इसमें दो बातें होती हैं। एक तो आपने जैसा कहा कि लोकसभा चुनाव के ठीक 6 महीने पहले ही आएगा। अगले महीने किसी भी समय, आज से 15 दिन के बाद कभी भी अनाउंसमेंट हो जाएगा, और आज से 6 महीने बाद लोकसभा पोल का अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो इफेक्टिवली जो ये चुनाव खत्म होंगे उसके बाद 3 महीने का समय बचता है, जिस समय इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाएगा लोकसभा के। अब इस 3 महीने के बीच में, 3 महीने के दरमियान आपका वर्कर, आपका कार्डर, आपके लीडर्स एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ते रहे, और 3 महीने के बाद क्या नहीं जी, सब वैमनस्यता भूल जाओ और साथ में आ जाओ। ये भी होता है कि विधानसभा के जब चुनाव होते हैं तो बहुत सारे आपके खुद के लोग की महत्वाकांक्षा होती है, और मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो बाइपोलर पॉलिटिक्स ऐसे भी रही है। आम आदमी पार्टी वहां जा रही थी,
के साथ एक और भी चीज हुई थी इनके, जिसपे मैं थोड़ा ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि अभी जो कोऑर्डिनेशन समन्वय समिति की बैठक हुई थी इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस में ये कहा गया कि हमारी ज्वाइंट रैली होगी और वो रैली भोपाल में होगी। कमलनाथ जी ने उसको खारिज कर दिया है उस रैली को होने से। उसके पीछे मुझे लगता है दो चीज है। एक तो कमलनाथ जी हिंदुत्व की तरफ काफी सारे उस तरह के सम्मेलन कार्यक्रम कर रहे हैं जहां वो अपने हिंदू क्रेडेंशियल्स को फ्लाउंट कर रहे हैं। दूसरी तरफ बाकी लोग आते हैं, जैसे आरजेडी के लोग पहुंचते, जहां रामचरितमानस पे उनके नेता काफी कुछ बोल रहे हैं, नीतीश कुमार के सरकार के मंत्री काफी कुछ वो बोल रहे हैं, या मान लीजिए डीएमके के बोलने के बाद, कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं के बोलने के बाद वो एक अभी बड़ा एक नैरेटिव का विषय बना हुआ है। तो कमलनाथ जी नहीं चाहते होंगे कि मंच पे ये लोग आए और एक साथ कांग्रेस को, बीजेपी को फिर से मौका दे उनको टारगेट करने की। नहीं, वो अलायंस की तो वहां तो नहीं हो रहा है। राजस्थान में एज इट इज वहां भी आम आदमी पार्टी या छत्तीसगढ़ में जा रही है। अब जो स्टेट्स बच जाते हैं, वेस्ट बंगाल में आप देख रहे हैं ममता बनर्जी ने जो सिग्नल्स दिए हैं, जो बातें कही गई हैं, बीच में अधीर रंजन चौधरी और टीएमसी के बीच में जो संवाद का एक्सचेंज हुआ या यहाँ पे है, तो ये आसार जो हैं वो अच्छे नहीं दिख रहे। अभी तक की जो उनकी बैठक हुई, 3 बैठक और समन्वय समिति की बैठक के बाद एकमात्र जो फैसला हुआ है वो फैसला सिर्फ मीडिया के लोगों को बैन करने का हुआ और कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ। जी बिल्कुल प्रेम कुमार जी, लेकिन क्या ये भी कहना ठीक होगा कि ये पार्टियां साथ में तो जरूर हैं, लोकसभा चुनाव के लिए साथ में हैं, इसलिए ये उम्मीद ना करी जाए कि बिल्कुल ऐसा एका बन जाएगा कि आज के बाद ये बिल्कुल जो भी कहेंगे कदम ताल बिल्कुल इनकी होती दिखाई पड़ेगी। क्या ये जो आम आदमी पार्टी कर रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, क्या इसको कहीं ना कहीं ये भी मान के चला जाए कि जैसे कांग्रेस थोड़ा, हर इंडिया घटक दल के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस थोड़ा स्लो चल रही है सीट शेयरिंग में, क्योंकि शायद वो दिसंबर तक का इंतजार करना चाहती है, जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी अगर वो जीतते हैं। तो वैसे आम आदमी पार्टी और बाकी घटक दल भी अपने थोड़े थोड़े लोगों को वहां पर खड़ा करके, कैंडिडेट्स को खड़ा करके अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देखिए, अगर चाहते हैं कि हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बिल्कुल छोड़ दें तो आप पंजाब बिल्कुल छोड़ दीजिए हमारे लिए। क्या इस तरह का कुछ लेन देन का कोशिश की जा रही है? देखिए अंकित जी, ये बातें तो संभावनाओं पर आधारित है, इसको गलत भी नहीं ठहरा सकते और अक्षरशः मान भी नहीं सकते। लेकिन एक बात जो है कि हम थोड़ा एक्सपेक्टेशन ज्यादा ले लेते हैं। इंडिया गठबंधन कोई जनता पार्टी नहीं है कि सारी पार्टियों ने एक दूसरे से मर्ज कर लिया है। ये एक जैसे एनडीए है वैसे ही, बल्कि एक मोर्चा है। तो हम तो ये देखते हैं कि एनडीए जो कि लोकसभा चुनाव में जेडीयू को अपनी जीती हुई 5 सीट दे देती है और विधानसभा चुनाव में जेडीयू को हराने लग जाती है, और चिराग पासवान जैसे लोक जनशक्ति पार्टी के नेता एनडीए में रहते हुए जेडीयू को हराने के लिए सारे उम्मीदवारों उनके खिलाफ उम्मीदवार देते। वो एक स्थापित एनडीए में ये उदाहरण है, मैंने बस एक उदाहरण दिया। तो ये इंडिया गठबंधन तो अभी बनना शुरू हुआ है, और इसमें जैसे कमलनाथ जी का जो स्टेटमेंट आपने दिखाया, उन्होंने बड़ा टेक्निकल बात कही। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने तो सीट ही घोषित कर दी है, तो इसका मतलब है कि भाई पार्टनरशिप नहीं, इसका उन्होंने बोला नहीं, लेकिन नहीं बोला हुआ पार्टी है कि इसका मतलब उनको साझेदारी नहीं चाहिए। तो यहाँ कांग्रेस ये नहीं कह रही कि हम नहीं करेंगे, मिलकर लड़ेंगे, बल्कि ये कह रही है कि जो समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी, उन्होंने खुद से जब घोषणा कर दी कि हम ये इन जगहों पर लड़ेंगे, तो इसका मतलब हम क्या बात करें, ये बात आई। और दूसरी बात ये जरूर है जी 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 आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। पर संजय जी, क्या जो प्रेम कुमार जी कह रहे हैं, बहुत ज्यादा स्क्रूटनी, बहुत ज्यादा स्पॉटलाइट इंडिया गठबंधन पे की जा रही है। एनडीए की अगर हम बात करके देख लें, अभी चाहे महाराष्ट्र की हम बात करके देखें, वहां पर जब सीटों का बंटवारा होगा तो वो भी इतना आसान होने वाला है नहीं। ये जटिल प्रोसेस है। हर पॉलिटिकल पार्टी धीरे धीरे इस प्रोसेस पे शायद चर्निंग जो है वो धीरे धीरे जाकर बैठेगा, कुछ समन्वय बैठेगा, उससे पहले हर कोई अपना किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहा है। पहले तो मैं एक करेक्शन कर दूं, जो प्रेम कुमार जी कह रहे थे, ये चिराग पासवान की पार्टी एनडीए में नहीं थी। लोक जनशक्ति पार्टी का जो फैक्शन वो लीड कर रहे थे वो एनडीए में नहीं थी, वो एनडीए से अलग हो चुकी थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपनी सीटें चाहते थे। और चिराग पासवान के चाचा की पार्टी जो थी वो एनडीए की साझेदार थी। नहीं, मैं आपको तथ्य बिल्कुल बता रहा हूँ, के बाद की बात कर रहे हैं सर, लेकिन चाचा भतीजे का डिवीजन इलेक्शन के बाद हुआ है। पार्टी नहीं थी।
डिवीजन इलेक्शन के पहले जो है उनकी पार्टी और उनकी चचा की पार्टी जो थी, उस पार्टी में वो अलग हो गए, तभी तो वो इतने कैंडिडेट उन्होंने फील्ड किए ना, जिसके लिए नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमें उन्होंने हरा दिया। तो नीतीश कुमार अगर इतने कमजोर थे कि चिराग पासवान आकर के हरा दें, तो नीतीश कुमार फिर पूरा माइट लोकसभा में कैसे लड़ेंगे? बहरहाल वो एक अलग बहस का विषय होगा। महाराष्ट्र में ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि वहां एक इशू आएगा। जितने 3 पार्टीज हो गई हैं, तीनों सक्षम पार्टीज हैं, तीनों अपने आप में काफी स्ट्रांग हैं। दो के अलग अलग फैक्शंस और यहाँ है, साथ में बीजेपी मैक्सिमाइज करना चाहेगी अपना नंबर्स पार्लियामेंट के लिए, वहां ये स्थिति आएगी। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप चैलेंजर हैं, एक बहुत ही फॉर्मेडेबल कॉम्बिनेशन या बहुत फॉर्मेडेबल नेता के सामने, मोदी जी की लोकप्रियता कोई भी कहीं भी जा रहा है वो संशय नहीं लगा रहा है। अगर उसके सामने आप इतना बड़ा चैलेंजर होते हैं, जो आप कहते हैं कि हम उखाड़ फेंकेंगे, तो फिर आपको बहुत ही सक्षम दिखना पड़ेगा। आपके ऊपर फिर स्क्रूटनी होगी, उनके ऊपर भी स्क्रूटनी हो रही जाओगी, लेकिन आपको वो मजबूती से दिखाना पड़ेगा, वो मजबूती प्रदान करनी पड़ेगी। ये वन नेशन वन कैंडिडेट वन कंस्टिट्यूएंसी वन कैंडिडेट, ये कोई उन्हीं लोग का कहा हुआ है, इसलिए ये चीजें हो रही। हम सब साथ आएंगे और साथ मिल करके लड़ेंगे, एक एजेंडे पे लड़ेंगे, वो उनका कहा हुआ है। उनका कहा हुआ है कि 26 को अलग अलग मत मानिए, 26 को एक मानिए। जब उनके प्रवक्ता भी आते थे तो चैनल पे 4 बैठे होते थे, तब भी वो कहते थे, आपके चैनल पे भी कहते थे कि हम चारों। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रेम कुमार जी, अंत में मैं आपसे ये बात पूछना चाहूंगा कि क्या इंडिया गठबंधन जितनी उम्मीद लगाई जा रही है उससे बहुत धीमी गति में आगे बढ़ रहा है? एक की जो बात हो रही है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसकी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग्स भी हो रही हैं और एक के बाद एक कैंपेन की कोशिश भी हो रही है, मुद्दे उठाए जा रहे हैं, चाहे वो सनातन हो या कुछ भी हो। वो अपनी इलेक्शन की पूरी तैयारी में, इलेक्शन मोड में नजर आ रहा है। गठबंधन में अभी समन्वय बनाने की ही जुगाड़ और जद्दोजहद लगी हुई है, क्या थोड़ा तेजी लानी पड़ेगी? जी अंकित जी, तेजी लानी पड़ेगी, इस बात से तो कोई असहमत नहीं हो सकता है। तो कि जितनी तेजी लाई जाए उतना बेहतर है, मगर अगर देखा जाए तो ये लिखित रूप में इंडिया गठबंधन कह चुका है कि अधिक से अधिक संभव सीटों पर तालमेल का फैसला लिया गया। ये रिटन है, 100% की तो बात कही भी नहीं गई। जहां तक संभव हो सके इस टर्म का इस्तेमाल हुआ है। तो निश्चित रूप से ये गुंजाइश छोड़ी गई है और ये मानकर चला गया है कि 100% तो हो नहीं सकता। 543 सीट है, 350 सीटों पर ही हो जाए, 400 सीटों पर ही हो जाए, तो वो बड़ी सफलता मानी जाएगी। अगर हम ये मानते हैं 543 सीट, तो हम निराश होंगे कि हाँ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अभी जो चीजें हो रही हैं वो स्टेट लेवल पर स्टेट पार्टी की महत्वाकांक्षाएं सामने आ रही हैं और इसको सोल्व करना है आला कमान को। तो ये आम आदमी पार्टी के भी आला कमान को देखना है और कांग्रेस को भी देखना है। कांग्रेस कार्य समिति ने कमलनाथ जी की बात को स्वीकार नहीं किया, ये कहा कि हम आपसे बातचीत किए हुए बगैर फैसला नहीं लेंगे। जी चलिए, भाई के लिए समय क्योंकि मेरे पास खत्म हो गया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। कुल मिला के बात यही है कि अगर वोटर को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या छवि प्रस्तुत करना चाहते हैं। एक तरफ अपने मतभेदों के बावजूद भी एनडीए कम से कम कोशिश करता है कि यही बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर के पीछे खड़े होकर यह बात कही जा सके कि हम सब एक हैं। क्या इंडिया गठबंधन भी उसी तरीके से एक इमेज पेश कर पाता है, एक एका पेश कर पाता है, जिससे कि वोटर्स को लगे कि उनका वोट जो है वो इनकी लड़ाई में व्यर्थ नहीं होगा? ये एक बड़ा मुद्दा आने वाले समय में भी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं मणिपुर की, जहां से एक बहुत दुखद घटना जो है इस वक्त सामने आ रही है। मणिपुर में जो जातीय हिंसा है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और उसकी बलि भारतीय फौज का एक जवान भी चढ़ गया है। मणिपुर में छुट्टी से पर आए एक सेना के जवान की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। सेना के इस जवान को शनिवार को कुछ हथियारबंद लोगों ने उसके घर से अगवा किया और रविवार को उसका गोलियों से छलनी जो शव है वो इम्फाल पूर्व जिले में बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक सेना का ये जवान आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखता है जो कि छुट्टियों पर अपने घर आया था। सीधे चलते हैं मेरी सहयोगी
नीता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं इस खबर पर। नीता, बहुत ही दुखद और साथ ही साथ चिंता वाली खबर है कि मणिपुर में किस तरीके से 4 महीने से लगातार ये जातीय हिंसा चल रही है और उसके बाद अब भारतीय सेना के एक जवान को भी उस निशाना बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि ये पहला जवान नहीं है। इनफैक्ट अभी जब हम सीनियर ऑफिसर से बात कर रहे थे अंकित, तो उनका कहना था ये 4th इन लाइन है, यानी चौथा जवान है जिसकी इस तरह से हत्या हुई है मणिपुर क्राइसिस के दौरान, जो पिछले कई महीने से जिसकी रिपोर्ट्स जो हैं वो लगातार केंद्र तक पहुंच रही हैं। ये जो जवान था, इसका जो अभी बातें पता चल रही हैं उसके मुताबिक ये 3 को छुट्टी पे गया था और 17 को इसे वापस जो है वो छुट्टी से लौटना था, लेकिन कल रात को इसका अगवा जो है वो कर लिया। इसका जो एक चश्मदीद था वो इसका अकेला बेटा था। ये ना मैती था और ना ही दूसरे ग्रुप से ये ताल्लुक रखता था, ना कुकी ग्रुप से ताल्लुक रखता था। ये कॉम ग्रुप है जिसे एक आप जैसा कि बोल रहे थे आदिवासी ग्रुप्स में इसे गिना जाता था। इनफैक्ट जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं इन्हें नागा ग्रुप्स में ही इस कॉम जाति को जो है वो गिनती थी। लेकिन ये चौथा ऐसा जवान है। एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि जो मणिपुर है वहां पर प्रेशर बनाया जा रहा है, खास करके एक समुदाय द्वारा, कि जो एक आर्मी का एक टुकड़ी है असम राइफल्स, उसे वहां से निकाल लिया जाए और उसकी जगह जो है दूसरी अर्धसैनिक बल जो है उन्हें भेजा जाए। लेकिन एक तरफ ये प्रेशर हो रहा है और दूसरी तरफ इस तरह से इनके ऊपर जो है वो अटैक्स भी हो रहे हैं। तो क्वेश्चन ये जो है वो रेज किया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा, क्योंकि ये तो काउंटर इंटेलिजेंस ऑप्स में भी नहीं था, ये स्टैटिक ड्यूटी पे था, तब भी इसे निशाना बनाया गया। अब इसका फॉल आउट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर में किस तरह होगा, वो कल सुबह उसके बारे में ज्यादा जो है वो जानकारी मिल पाएगी। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नीता, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। एक बार फिर से इससे सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं मणिपुर में जो अभी भी चिंताजनक स्थिति जमीन पर बनी हुई है। छोटा सा एक ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं। और नोबेल प्राइज विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन को यूनेस्को ने विश्व विरासत यानी वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है। गुरुदेव टैगोर ने 1901 में रेजिडेंशियल स्कूल के तौर पर इस संस्थान की शुरुआत की थी, इसकी स्थापना की थी। मानवीय मूल्यों का ध्यान रखते हुए भारतीय परंपराओं पर आधारित कलाओं का ज्ञान देने के लिए शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। 1921 में यहां पर एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की गई और 1951 में संसद ने शांति निकेतन को केंद्रीय विश्वविद्यालय के तौर पर घोषित किया। भारत के राष्ट्रपति इसके विजिटर रहे हैं और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल इसके रेक्टर होते हैं। देश के प्रधानमंत्री इसके आचार्य यानी कि चांसलर होते हैं। रॉयल एनफील्ड की आइकॉनिक बाइक बुलेट जो मोटरसाइकिल है उसके दीवानों की कमी नहीं है। बुलेट अब नए रूप में फिर से लॉन्च की गई है। देखिए हमारे सहयोगी ताबिश हुसैन की यह खास रिपोर्ट। आवाज ही पहचान है बुलेट। ये नाम सुनते ही एक तस्वीर लोगों के जहन में उभरती है और एक आवाज कान में उतरती है जो सालों से इस बाइक की पहचान है। मोटरसाइकिल के इतिहास में जाने कितने मॉडल आए और कितने चले गए, लेकिन बुलेट 9 दशक से अपनी खास पहचान और विरासत को संभाले हुए है। बुलेट एक ऐसा मॉडल है जो अपने आप में अपनी कंपनी से बड़ा ब्रांड बन गया।
सबसे बड़ी एग्जॉस्ट साउंड, तो बहुत ग्रेट साउंड थी। जब भी कहीं से निकलते थे तो बहुत एक एक्स्ट्रा फील होता था, लोग मुड़ के देखते थे। परफॉर्मेंस वाइज भी, पिकअप भी, और उस दौर में रोड्स इतनी बेटर नहीं थी, बट उसमें परफॉर्म बहुत अच्छा करती थी। स्पोक व्हील थे, उसकी एक अलग ही परफॉर्मेंस थी, और थोड़ा सा डिफरेंट लगता था क्योंकि अदर सभी बाइक में जो ब्रेक था वो लेफ्ट साइड, राइट साइड पे था, और इसमें लेफ्ट साइड पे था, तो ऑलवेज थोड़ा सा प्रीमियम सा लुक फील होता था। बुलेट को किक स्टार्ट करना एक हुनर समझा जाता था। जो बुलेट पसंद करते हैं उन्हें बदलाव ज्यादा पसंद नहीं, लेकिन कुछ लोगों की राय थोड़ी अलग भी है। इसमें दो चीज मुझे लगता है कि और बेहतर हो सकती थी। एक तो एटी के ऊपर वाइब्रेशन, दूसरा ब्रेकिंग, थोड़ा इसका ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ये रुक जाएगी। ये दो चीजें अगर इम्प्रूव हो जाती है इस बाइक में तो नथिंग लाइक इट। बुलेट अब बदल गई है। नई बुलेट 350 को बाजार में उतारा गया है, तो सवाल बड़ा है, क्या ये बुलेट पुराने दौर का एहसास बरकरार रख पाई है? ये जानने के लिए हम निकले रॉयल एनफील्ड राइडर्स के ग्रुप के साथ। बुलेट में अब नए फ्रेम के साथ नया इंजन दिया गया है। क्लासिक की तरह ट्विन डाउन ट्यूब क्रेडल फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है। नई बुलेट अब जे सीरीज फ्यूल इंजेक्टेड 350 सीसी इंजन पर चलती है। नया इंजन थोड़ा शांत है, वाइब्रेशन कम है और बुलेट सिग्नेचर लॉन्ग स्ट्रोक्स भी हैं। वैसे बुलेट का मजा हल्की रफ्तार में है, लेकिन इसे तेज भी चलाएं तो वाइब्रेशन वाली दिक्कत अब नजर नहीं आती। सेफ्टी के लिए डुअल चैनल एबीएस भी दिए गए हैं। वहीं अंदाज की बात करें तो बुलेट की पहचान रहे पेंट स्ट्राइप के साथ टैंक और साइड में बुलेट बैज हैं और सिंगल सीट जरूर नजर आती है, लेकिन काफी कुछ क्लासिक से साझा किया गया है, तो बुलेट का फर्क जरूर थोड़ा कम दिखता है। कुछ मेन चीज़ें तो मिसिंग है ही, बट ऑफ कोर्स ये जो पिन स्टाइप पेंट वगैरह है वो सब अच्छा मेंटेन्ड है। आउटलुक बहुत सुंदर है, लेकिन ऑफ कोर्स उसका जो रियल फ्लेवर है वो थोड़ा मिसिंग है। बहुत चीजें कॉम्प्रोमाइज हुई हैं पहले से, पर फिर भी ठीक है। फॉर न्यू जनरेशन इज गुड, लुक वाइज गुड, परफॉर्मेंस इज गुड। एग्जॉस्ट साउंड मेरा पहले भी इशू था, अभी भी कमेंट है, एग्जॉस्ट साउंड बहुत बहुत वीक हो गया है। बुलेट का जो एक ट्रेडमार्क है ना, वो ऑलमोस्ट चला गया इसमें से। अगर आप लोगों की तरफ देखेंगे तो लोगों के ऊपर ना एक किंग का मार्क आता था, तो ये मार्क अभी भी वहाँ पे एज इट इज दिया हुआ है। तो इस चीज़ के लिए मैं 100 नंबर देना चाहूँगा रॉयल एनफील्ड को। चलाने में राइड क्वालिटी सुपर। ये जो पूरा फ्रेम दिया है ना, यहाँ पे होता क्या था कि जब आप सैडल बैग लगाते थे तो इस साइड आपका साड़ी गार्ड है, ओके, बट इस साइड कुछ नहीं होता था। बट अब इन्होंने ये ड्यूअल दे दिया, तो यहाँ पे आप सैडल बैग इजीली कैरी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी इंप्रूवमेंट है और राइड क्वालिटी ऑफ कोर्स इंप्रूव हुई है। पुरानी वाली बुलेट वाला फील थोड़ा बहुत है, बट जो नई चीज़ है, बिकॉज आई राइड एन इंटरसेप्टर, तो इसके जो सस्पेंशन है प्रीटी स्मूथ, और ऐसा फील नहीं हुआ कि जैसे बैक में जर्क आ रहा है ऑन दी बम्प्स या ऑन दी स्पीड ब्रेकर्स। सो एज अ फील, राइडिंग फील परफेक्ट, वेरी स्मूथ। लुक, नो डाउटली लुक इज गुड बिकॉज आपने ऑल ब्लैक थीम दी हुई है विद द लॉयज एंड ऑल। स्पोक इज, यू हैव टेकन दैट स्पोक, दैट इज गुड। स्टेबिलिटी बढ़ गई है बिकॉज डुअल ब्रेक आपने डाला, एबीएस सिस्टम डाला, तो आई थिंक दैट राइडिंग कंफर्ट एंड स्टेबिलिटी इज। बुलेट 350 को 3 वेरिएंट और 5 कलर में लॉन्च किया गया है और कीमतें भी पहले के मुकाबले बढ़ गई हैं। इतने सालों से बुलेट जो मॉडल है वो आता रहा है, तो जाहिर है उतनी ही मजबूत उस बुलेट की छाप भी लोगों के जहन में है। लेकिन एक वक्त के साथ चीजों में सुधार जरूरी हो जाता है और इस बुलेट को भी काफी बेहतर पहले से कर दिया गया है। जो जे सीरीज का इंजन है वो काफी स्मूथ इस बुलेट को बना देता है और जो नई जनरेशन अब इसको अनुभव करेगी उनको वो बुलेट का थंब भी महसूस होगा और वो बुलेट वाली फील भी इस बाइक में जरूर महसूस होगी। कैमरा पर्सन आजम के साथ मैं ताबिश हुसैन, एनडीटीवी इंडिया के लिए।